के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन 3 खत्म होने जा रहा है। 17 मई आखिरी दिन है। उसके बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोरोना से जंग में जिंदगी ऐसे ही घरों में सिमट कर या फिर बंद होकर रह जाएगी, या फिर राहतों और रियायतों की बरसात होगी? इस पर कई राज्य सरकारें केंद्र को अपने सुझाव भेज चुकी हैं। आज आखिरी दिन है सुझाव भेजने का। आपके राज्य में 17 मई के बाद कैसे बदलेगी जिंदगी, कैसे बदलेगी तस्वीर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। 15 मई तक राज्यों को देना है केंद्र सरकार को सुझाव। 17 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या चाहते हैं राज्य? लॉकडाउन रहेगा या हटेगा, या थोड़ा बहुत हटेगा? थोड़ा बहुत हटेगा तो किन किन शर्तों और बंदिशों के साथ? इन सवालों के जवाब की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर वो क्या कहते हैं। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफी कठिन समय है। आने वाला समय कठिन है, लेकिन देश की राजधानी का चक्का जाम तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए मोदी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राज्य के लोगों से सुझाव मांगा। करीब 5 लाख लोगों ने सुझाव दे दिए, जिसके आधार पर केजरीवाल तय करने वाले हैं कि दिल्ली में क्या खुलेगा मगर थोड़ा थोड़ा, और क्या क्या बंद रहेगा। फैसला तो राज्य सरकार की सिफारिशों पर केंद्र सरकार लेगी, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के सुझावों को तरजीह देने की बात की है, उससे लगता है कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने के आसार नहीं हैं। दिल्ली में अभी सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर पर लगता है कि ताले लटके ही रहेंगे। सिनेमा घरों के पर्दे अभी सन्नाटे में ही पड़े रह सकते हैं। स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा रखने वालों को बाथ टब से ही संतोष करना पड़ सकता है। अभी भी बुजुर्गों और कैंसर, दमा, शुगर और दिल के मरीजों के लिए बाहर निकलने पर रोक हो सकती है। और हाँ, रेड जोन का तो मतलब सारे कामकाज ठप। मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर दिल्ली के लोगों की राय से चले तो यही आसार दिखते हैं। इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। अब सवाल है कि क्या खुल सकता है, और खुलेगा भी तो उसकी सीमा क्या हो सकती है। ये सारा फैसला केंद्र सरकार को सुनाना है। लेकिन दिल्ली सरकार के रुख से लगता है कि रेस्टोरेंट वगैरह खोले जा सकते हैं और होम डिलीवरी का इंतजाम हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मसलन ऑटो, टैक्सी और बस भी सख्त हिदायतों और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ चलाए जा सकते हैं। मेट्रो रेल भी कुछ सख्त शर्तों के साथ चलाए जाने की बात हो सकती है। लोगों को मास्क पहनकर पार्क में जाने की इजाजत मिल सकती है। मॉल भी खोलने की बात हो सकती है, जिसमें 1/3 दुकानें खुलें। वैसे ही बाजार भी ऑड इवन की तर्ज पर खुल सकता है। औद्योगिक इलाकों को पहले से खोला जा चुका है, इसमें कुछ और ढील दी जा सकती है। कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं। कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं, और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट
और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। लेकिन 55 दिन के बाद जब लॉकडाउन 4 की नौबत आएगी तो यह भी देखना होगा कि दिल्ली में कोरोना का हाल क्या है। ऐसा कोई दिन नहीं जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मामले सामने ना आ रहे हों। बुधवार को एक दिन में ही रिकॉर्ड 472 मामले सामने आए। दिल्ली में 156 पुलिस वाले ही कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 7,998 मामले हैं और मरने वालों की संख्या 106 है। आलम यह है कि रोहिणी जेल में एक कैदी को कोरोना निकला तो हड़कंप मच गया। उस पर से पुलिस वालों में कोरोना नई मुसीबत। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रॉबरी केस का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कैदी दीनदयाल अस्पताल में 10 मई को एडमिट कराया गया था। 13 मई को अस्पताल में जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस रोहिणी जेल के 20 कैदी को क्वारंटीन किया गया है, अलग अलग वार्ड में रख दिया गया है। सरकार के रुख से साफ है कि राहत तो मिलेगी, लेकिन लॉकडाउन का पर्दा पूरी तरह उठना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र का अब रुख करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां पर तेजी से फैल रहा है ये वायरस। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, लेकिन ये दोनों राज्य भी 17 मई के बाद कुछ रियायतों पर विचार कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र अपने यहां 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा सकता है। मुंबई की इस तस्वीर ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। देश की आर्थिक राजधानी ठप पड़ी है। आलम यह है कि जेल से झुग्गी तक कोरोना का वायरस अपना कहर दिखा रहा है। ऐसे में सवाल है कि 17 मई के बाद मुंबई का क्या होगा? क्या लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलेंगी या सब कुछ बंद ही रहेगा? महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना सुझाव तैयार कर रखा है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार तय करेगी कि महाराष्ट्र और मुंबई में करना क्या है। महाराष्ट्र में संभावना है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में राय मशविरा किया कि प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि कर्मचारियों की संख्या सीमित होगी और उन पर तमाम पाबंदियां होंगी। लेकिन कंटेनमेंट और रेड जोन में सरकार कोई मुरव्वत नहीं करेगी। औद्योगिक गतिविधियों को लेकर सरकार नरम रुख दिखा रही है, जिसमें ग्रीन ही नहीं ऑरेंज जोन में भी उद्योग धंधे खुलने के आसार हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में हर तरह की दुकानें खोलने पर विचार चल रहा है, जबकि रेड जोन में दवाइयों और राशन के अलावा बाकी चीजों पर पाबंदी लगी रह सकती है। राज्य सरकार के भेजे मसौदे पर केंद्र सरकार की मुहर लगेगी और फिर तय होगा कि 17 मई के बाद होगा क्या। 17 मई के बाद महाराष्ट्र सरकार लोगों को कुछ रियायतें देने के बारे में सोच रही है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की गई एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि क्या महाराष्ट्र में कुछ रियायतें आगे चलकर और दी जा सकती। तो सबसे पहली रियायत के बारे में सरकार सोच रही है कि प्राइवेट ऑफिसेस यानी निजी ऑफिसेस को क्या खोला जा सकता है, लेकिन अगर खोला जाता है तो भी कम वर्कफोर्स के साथ और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन ऑफिसेस को खोलने की परमिशन शायद दी जा सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है और उसमें भी मुंबई का बहुत बुरा हाल। महाराष्ट्र के कुल केस के 60% से ज्यादा केस मुंबई से हैं। यहाँ अब तक 15,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। 596 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 975 लोग मरे हैं। मुंबई में आलम यह है कि पिछले 7 दिन में यहाँ 5,033 केस आ चुके हैं। सख्ती भरे लॉकडाउन में भी कोरोना का चक्र नहीं टूटा, तो लॉकडाउन में ढील के साथ तो चुनौती और बढ़ सकती है। लोगों ने भी इतनी ही सावधानी से काम करना चाहिए। नागरिक जो हम लोग गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, या बाहर जाते आते समय मास्क होना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, जास्ती नज़दीकी नहीं रहना चाहिए, तो वो अभी सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र से निकलिए तो गुजरात में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कहर मचा रहा है।
इसमें भी अहमदाबाद का हाल ये है कि रोकथाम के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स उतारी गई, लेकिन कोरोना के मामले घट नहीं रहे। गुजरात के 9,268 केस में अकेले अहमदाबाद में अब तक 6,645 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में कुल 566 मौत हो चुकी हैं और उनमें अहमदाबाद में 446 लोगों की। बावजूद इसके गुजरात सरकार दोहरी चुनौतियों से जूझ रही है। जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। इसके लिए कल कारखाने वालों पर सरकार की विशेष कृपा बरस रही है। અને એટલા માટે સરકારે નક્કી કર્યું છે કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન, જે લોનનો માર્કેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓછામાં ઓછા 12% છે, એ લોન માત્ર 2%। अब सवाल है कि जान के साथ जहान को बचाने के लिए 17 मई के बाद के लिए सरकार का प्लान क्या है। गुजरात में रेड जोन और ऑरेंज जोन में भी शर्तों के साथ उद्योग खोलने की बात हो रही है। सरकार की तरफ से बनने वाले पुल, सड़क, इमारतें जैसे बुनियादी काम शुरू हो जाएंगे। कृषि कार्य भी शुरू हो सकते हैं। बाजार खोलने के आसार हैं, लेकिन मॉल, कपड़े और लग्जरी सुविधाओं की दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन को अब 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वैसे में गुजरात की विजय रूपानी सरकार ये मान के चल रही है कि जान भी और जहान भी। गुजरात में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद गुजरात की सरकार अब ग्रीन जोन के साथ साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी शर्तों के आधार पर उद्योगों को शुरू करने के मूड में है। कोरोना ने सपनों के शहर को भी घायल कर दिया है। अब इलाज के साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश जारी है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो ये तो आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, लेकिन राजस्थान के लोग हों या फिर उत्तर प्रदेश के, बिहार से हों, ओडिशा से, पंजाब से हों या फिर पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से हों या फिर छत्तीसगढ़ से, हर राज्य के लोग यही जानना चाहते हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा। कमोवेश सभी राज्यों ने केंद्र के पास अपने सुझाव भेजे हैं, जिसमें कोरोना से लड़ने के साथ लॉकडाउन में रियायतों की पैरोकारी। नोएडा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन बात जब पूरे राज्य की हो तो ये सवाल यहाँ भी है कि 17 मई के आगे क्या। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को जो रिपोर्ट सौंपने वाली है, उस पर आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 17 मई के बाद हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों के अलावा पूरे राज्य में लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत होगी। सभी तरह के निर्माण के काम होंगे और बाजार खुलेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट तक खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन 4 में सचमुच बदला बदला सा दिखेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो बहुत कुछ खोलने की तैयारी चल रही है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शादी विवाह के स्थल, अगर इन सबों को छोड़ दिया जाए तो जो खुलने वाली चीजें हैं उसमें बाजार खुल सकते हैं। साथ साथ कंस्ट्रक्शन के तमाम काम होंगे। इसके अलावा कल कारखाने खोले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट एरियाज और हॉटस्पॉट सील होंगे। लखनऊ के बाद हम आपको जयपुर ले चलते हैं। राजस्थान में कोरोना का असर है, लेकिन उससे ज्यादा भूख अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे में राज्य सरकार 17 मई के बाद छूट देने की योजना बना रही है। राजस्थान में रेड जोन और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़ बाकी जगह दुकानें खोली जा सकती हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से गाड़ियों तक की दुकानें खुल सकती हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहने वाले हैं। हार्डवेयर की दुकान है, प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीजें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी। राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ज्यादातर शोरूम और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकान, नमकीन, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, गाड़ियों के शोरूम, इलेक्ट्रिक शोरूम, इस तरह की तमाम दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हॉटस्पॉट और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के बाहर इन चीजों की दुकानें और शोरूम खुलेंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन 4 के लिए जो सुझाव
केंद्र सरकार को भेजने के लिए तैयार किए गए। उसके मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में बाजार खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन 4 में रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ छूट दिए जाने की बात चल रही है। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान छूट जारी रहेगी, लेकिन पूरे राज्य में धार्मिक गतिविधियां बंद रखने पर विचार हो रहा है। रात में पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का सुझाव है। साथ ही मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून जैसी जगहों के खुलने के आसार नहीं दिखते। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज्यादा केस जहां से आ रहे हैं, उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण थोड़ा बदला हुआ होगा। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो साफ तौर पर यहां पर अब तक जिस तरीके से ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन के दौरान भी छूट दी जा रही थी, लॉकडाउन के चौथे चरण में उसे बढ़ाकर रेड जोन के कुछ हिस्सों में भी शामिल किया जा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 17 जुलाई से लॉकडाउन में बहुत हद तक ढील की गुंजाइश दिख रही है। रेड जोन में भी 3 कैटेगरी बनाकर कुछ जगह राहत दी जा सकती है। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में भी बसें चलने लगेंगी। बीड़ी उद्योग में 50% लोगों को काम करने की इजाजत होगी। बंदरगाहों पर काम शुरू हो जाएगा। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ एडिटिंग और डबिंग का काम होगा, लेकिन शूटिंग अभी नहीं होगी। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच गहने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही राज्यों से सुझाव मांगे हों, लेकिन शर्तों के साथ ही सही लॉकडाउन 4 आएगा ही। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 3 तक कोरोना के केस में कितनी वृद्धि हुई और कितना नियंत्रण हुआ। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। आसार तो यही दिख रहे हैं कि देश पर कोरोना से बचने के लिए लगा ताला अभी खुलेगा नहीं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन की रणनीति अब तक पहुंची कहां है, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस वक्त अभी कोरोना ने पांव पसारना शुरू ही किया था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि कैसे हर लॉकडाउन के साथ कोरोना के केस बढ़ते गए। 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगा तो देश में कोरोना के एक दिन में नए केस आए 86। लेकिन 14 अप्रैल को पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, उस समय नए मामले 1031 पर पहुंच गए। 3 मई को जब दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ, उस दिन 24 घंटे में नए मामले 2952 हो गए। वैसे तीसरा लॉकडाउन तो 17 मई को खत्म होगा, लेकिन 12 मई को 24 घंटे में नए मामले आ गए 3523। अगर औसत निकालें तो लॉकडाउन 1 में रोजाना 520 नए मामले सामने आए, लॉकडाउन 2 में 1647 और लॉकडाउन 3 में 12 मई तक 3601। ये बढ़ता हुआ आंकड़ा बता रहा है कि कोरोना का कहर यूं ही जाने वाला नहीं है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि कोरोना लंबे समय तक रहेगा। First, that transmission is controlled. Second, that health system capacities are in place to detect, test, isolate, and treat every case and trace every contact. Third, that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes. भारत के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक तरफ कोरोना से मुकाबला है तो दूसरी तरफ रोजी रोटी के इंतजाम का सवाल। भारत में यह तो साफ है कि पहले चरण की तुलना में तीसरे चरण तक कोरोना पीड़ितों की संख्या में हर रोज 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में केसों की दैनिक बढ़ोतरी दर पहले लॉकडाउन की तुलना में आधी रही। वैसे ही कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन उनके बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है।
भारत में यह मृत्यु दर यूरोप और अमेरिका के देशों की तुलना में कम है। इसलिए भारत ने अब दोनों मोर्चों पर लड़ाई तेज कर दी है। हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। अगले रविवार को पता चल जाएगा कि देश लॉकडाउन के चौथे चरण में जीने का कौन सा तरीका अपनाएगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया के तमाम देशों की तरह कोरोना को लेकर भारत भी चुनौतियों के दोराहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ कोरोना को बढ़ने से रोकने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से डूबने से बचाने की। इसीलिए सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी बाजार को खोला है, लेकिन शर्तों के साथ खोला गया है। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कायदे कानून का पालन करना। कहां तो लॉकडाउन 4 में रियायतों की बरसात होने वाली है और कहां मजदूरों का सड़क पर उमड़ा सैलाब थामे नहीं थम रहा। ये आशंका भी तेज होती जा रही है कि इस तरह का विस्थापन कोरोना के मामलों को काफी बढ़ा सकता है। भारत में कोरोना के मामले 10,000 तक पहुंचने में करीब 75 दिन लगे। 10,000 से 20,000 पहुंचने में करीब 8 दिन, 20,000 से 30,000 पहुंचने में करीब 7 दिन, 30,000 से 40,000 पहुंचने में 5 दिन, 40,000 से 50,000 से 60,000 पहुंचने में 3 दिन और 60,000 से 70,000 पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगे। उस पर से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का अनुमान आने वाले दिनों के लिए और बड़े खतरे की आहट सुना रहा है। देखो, ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में अगर प्रवासी मजदूर यूं ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे तो लॉकडाउन में मिल रही रियायतें बेकार चली जाएंगी। इसलिए सरकार अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन देगी, जिससे करीब 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अगर मजदूरों का आना जाना काबू में आ जाए तो बहुत हद तक कोरोना के फैलने की आशंका कम हो सकती है। आज तक ब्यूरो। एहतियात जरूरी है, बचाव जरूरी है, लेकिन पंजाब की तस्वीर देखिए। पंजाब से 4 बसों में भरकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया, लेकिन ड्राइवर उन्हें गाजियाबाद में ही उतार देना चाहता था। इसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। पूरा मामला क्या है, देखिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट। हम लोग गाड़ी में बैठे थे, ये पास ले लिए। आप पंजाब से ला करके जहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ के लिए लेके चलो, वहाँ छोड़ोगे तो सड़क के बीच में नहीं छोड़ोगे। अलग अलग राज्यों के बीच टकराव की मजबूरियां देखिए। ये ड्राइवर भी पंजाब से आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस के मालिक हैं, लेकिन इन्हें कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर छोड़ दें, ऐसा ही कहा गया आपसे। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनसे ये कहा गया था कि आपको आपके जिलों तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बीच में परिस्थिति ये कि ये बीच सड़क पर गाजियाबाद में उन्हें उतारने की कोशिश। अब पुलिस की बीच बचाव के बाद ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि इन्हें अपनी अपनी जगहों पर, सर अपनी जगहों पर ले जाने के लिए अपनी जगहों पे भेजा जा रहा है, उनको वापस भेजना, जहाँ इनके जिले हैं वहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये मतलब पंजाब से भेज दिया गया कि यूपी के बॉर्डर पे? हमें तो जानकारी नहीं है इस चीज की, तो ये लोग बता रहे हैं। लेकिन आपने सब लोगों को बिल्कुल इनके साथ ही भिजवाएंगे। तो जिस तरह से लंबा यहाँ पर पूरा कंफ्यूजन चला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गाजियाबाद में जब पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर हुई है, उसके बाद सभी बसों में लोगों को डाल दिया गया है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि घर पहुंच जाए। सबको लग रहा है सब एक जिले के हैं इसमें या अलग अलग जिले के? अलग अलग जिले का है। हम लोग कुशीनगर जिले का है। 1250 रुपये लिया है, मार मार के बैठाया है, कहा है कि आपके जिले में हम पहुंचाएंगे। और यहाँ पे परमिशन चुपके से ले लिया है, कह रहा है कि हम बॉर्डर पे छोड़ के चले आएंगे। हम लोग के साथ यही हुआ है। खुद आदेश किए थे कि हम आपको आपके जिले में पहुँचाऊंगा,
पंजाब से डीएम वहाँ के पंजाब के डीएम साहब यहाँ पे बॉर्डर पे छोड़, यहाँ पे बॉर्डर पे लेके छोड़ रहे हैं। सबका यही कहानी? हाँ यही है, 1200 लिया है सबका यही कहानी है, सबके साथ ऐसे ही किया है। नहीं, हम अपने जो नेक्स्ट जनपद होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं बीच में न छोड़ने दे, आगे तक बढ़ाए उनको जहाँ तक इनको जाना है। तो यूपी पुलिस इस तरह से इंश्योर कर रही है कि अगर आ गए हैं अपने मजदूर तो वो घरों तक जाए। बिल्कुल घरों तक जाए। कई दफा क्या होता है कि कुछ आंसू बहते हुए भी हम देखते हैं इनकी दशा पर, लेकिन अगर सिर्फ एक प्रदेश से निकाल देना समाधान हो तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गाजियाबाद, आज तक। और हर रोज की तरह एक बार फिर से आपको कोरोना अपडेट दिखा देते हैं। मामले 81,000 के पार पहुंच गए हैं। कुल केस की तादाद 81,970 है इस वक्त। 2600 से ज्यादा की जान गई है देश भर में, जबकि 27,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 3,967 मामले बढ़े हैं, जबकि 1,685 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की जान गई है। अब हम आपको देश के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यह पैकेज मजदूरों को राहत देने वाला है। कोरोना के संकट से देश को उभारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, आज देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के किसानों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले उन 4 करोड़ ठेला रेड़ी खोमचा श्रमिकों और युवाओं के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मैं इस पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ा आर्थिक पैकेज है और खास तौर पर उस वर्ग के लिए जिसको इस समय इस कोरोना संकट में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। खास इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रवासी श्रमिक जब लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंदी हुई है तो उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य देखने को, जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिला कि बड़ी संख्या में एक राज्य से अपने घर के लिए श्रमिकों ने जाना प्रारंभ किया, उन स्थितियों में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन सभी के लिए 2 प्रकार की सुविधाएं, एक इन सभी की सुरक्षित खान पान रहने की व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो लगाई ही है, लेकिन साथ साथ उनके खाने रहने के लिए भी राज्यों के साथ आपदा राहत निधि से सहयोग देने का जो प्रावधान किया है वो तो स्वागत योग्य। आज तक का ई एजेंडा कार्यक्रम एक महिला की मदद का जरिया बन गया। इंदौर की उद्यमी ज्योति पवार ने ई एजेंडा में कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को यह बताते हुए देखा कि सरकार लोगों को रोजगार के अवसर कैसे दे रही है। इसके बाद उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें 1000 मास्क बनाने का ऑर्डर मिल गया। हमारे मंत्रालय के पूरे सेटअप ने, जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेटअप है। ट्रेनिंग पर एस्पेक्ट में हमारी 33 NSTI हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे 15,000 ITIs हैं और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र हैं, PMKKs हैं और हमारे इन सारे सेटअप ने इस दिशा में नए नए आइडियाज़ के साथ बहुत सी इनोवेटिव काम किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल भारत कौशल्य भारत एक कार्यक्रम टीवी चैनल आज तक पर देख रहे थे। उस कार्यक्रम में मुझे श्री महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार का फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ। मैंने मंत्री जी को अपने आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, महिला हूँ जो कि सिलाई करके अपना घर चलाती हूँ। मंत्री जी ने
मदद का आश्वासन दिया। 9 मई 2020 को मुझे 1000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।